Good morning, student. Today I will start a new chapter of Indian economy. The name of the chapter is Employment. This chapter include these topics. The first topic is meaning and type of unemployment, causes of unemployment. Next topic is measures to remove unemployment, meaning of full employment, categories of employment, distribution of employment. These are the topic of this chapter. Okay, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. इंडियन इकोनॉमी का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एम्प्लॉयमेंट. इस एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, पहला टॉपिक है मीनिंग एंड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फिर है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नेक्स्ट टॉपिक है मेजर्स टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. एक और टॉपिक है इसके अंदर जो हमें पढ़ना है वो है कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ओके, ये टॉपिक्स हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं. सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, वो है मीनिंग एंड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. इस वीडियो में आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट की कितनी टाइप्स होती हैं. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं. ओके, so what is unemployment? Actually, unemployment is a situation in which persons are willing to work, persons are able to work, they are ready to work at the present salary, but these persons do not get the job. Such type of situation is known as unemployment. तो अनएम्प्लॉयमेंट एक वो सिचुएशन है जिसमें लोग जॉब करना चाहते हैं, पर्सन्स आर विलिंग टू वर्क, वो लोग जॉब करना चाहते हैं. सपोज एक कंट्री के अंदर 2000 लोग ऐसे हैं हु आर विलिंग टू वर्क, वो जॉब करना चाहते हैं. सपोज कोई पर्टिकुलर पर्सन ऐसा है जो एमबीए कर चुका है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं. सपोज कोई एमबीए कर चुका है, कोई मास कॉम कर चुका है, कोई एमटीए कर चुका है, कोई एमबीबीएस कर चुका है. ओके, सब वो लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ दे आर विलिंग टू डू वर्क. अब वो जॉब करना चाहते हैं because they complete their qualification, they complete their education, now they are willing to work. Okay, वो जॉब करना चाहते हैं. फर्स्ट पॉइंट, they are also able to work, वो काम करने के लायक भी हैं, वो हाईली क्वालिफाइड हैं वो लोग, और इफिशिएंट हैं, स्किल हैं, एक्सपर्ट हैं, नॉलेजेबल हैं, सब्जेक्ट कमांड है. इट मीन्स दे आर एबल टू वर्क, वो काम करने के लायक भी हैं. नेक्स्ट, दे आर रेडी टू वर्क एट द प्रेजेंट सैलरी. कंपनी जो उन्हें सैलरी ऑफर कर रही है, सपोज 25,000 पर मंथ, अगर एक कंपनी उनको 25,000 रुपीज पर मंथ सैलरी ऑफर कर रही है, वो लोग उस सैलरी पर काम करने को तैयार हैं. दे आर रेडी टू वर्क एट द प्रेजेंट सैलरी. ओके, बट दीज पर्सन्स डू नॉट गेट द जॉब. सपोज जॉब इज नॉट अवेलेबल, इट इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट. तो अनएम्प्लॉयमेंट एक वो सिचुएशन है जिसमें पर्सन्स जॉब करना चाहते हैं, दे आर विलिंग टू वर्क, वो जॉब करना चाहते हैं, दे आर एबल टू वर्क, वो जॉब करने के लायक भी हैं, दे आर रेडी टू वर्क एट द प्रेजेंट सैलरी, वो प्रेजेंट सैलरी पर काम करने को तैयार नहीं है, बट जॉब इज नॉट अवेलेबल. सच टाइप ऑफ सिचुएशन इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट. ओके,
तो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एक वो पर्टिकुलर सिचुएशन है जिस सिचुएशन के अंदर लोग जॉब करना चाहते हैं, वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, सपोज कोई एमबीए कर चुका है, कोई मास कॉम कर चुका है, कोई एमडीए कर चुका है, कोई एमएफसी कर चुका है, कोई बीटेक एमटेक कर चुका है, सपोज वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं एंड नाउ दे आर विलिंग टू डू जॉब, अब वो जॉब करना चाहते हैं। दे आर आल्सो एबल टू वर्क, वो जॉब करने के लायक भी हैं, वो हाईली इफिशिएंट है, स्किल है, एक्सपर्ट है, नॉलेजेबल पर्सन है, सब्जेक्ट कमांड है, ट्रेन है, इट मींस दे आर एबल टू वर्क, वो जॉब करने के लायक भी हैं। दे आर आल्सो रेडी टू वर्क एट द प्रेजेंट सैलरी, कंपनी जो सैलरी उन्हें ऑफर कर रही है 25,000, वो उस सैलरी पर काम करने को तैयार है। जो आजकल प्रेजेंट सैलरी चल रही है उस सैलरी पर वो काम करने को तैयार है, बट अनफॉर्चुनेटली जॉब इज नॉट अवेलेबल, सो सच टाइप ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, इट इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, इसमें अब अगर हम लास्ट वाली लाइन चेंज कर दें तो ये हो जाएगा फिर आपका फुल एम्प्लॉयमेंट। इसी डेफिनेशन के अंदर अगर हम लास्ट वाली लाइन चेंज कर दें तो वो हो जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इन विच persons are able to work, they are willing to work, they are ready to work at the present salary, but job is not available, so these person are remain unemployed, it is known as unemployment. As far as full employment is concerned, full employment is that particular situation in which persons are willing to work, they are able to work, they are ready to work at the present salary, but if all these persons get the job, if all these persons get the job, it is known as full employment. अब फुल एम्प्लॉयमेंट को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, सपोज एक कंट्री के अंदर 2000 पर्सन्स ऐसे हैं जो जॉब करना चाहते हैं, सपोज वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, वो प्रोफेशनल कोर्स कर चुके हैं, मास कॉम एमएसडब्ल्यू कर चुके हैं, ओके, नाउ दे आर विलिंग टू वर्क, वो सीए या सीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी है ना, वो बीएलएलबी अपना कंप्लीट एजुकेशन कर चुके हैं। सपोज एक कंट्री के अंदर 2000 पर्सन ऐसे हैं जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, नाउ दे आर विलिंग टू वर्क, वो जॉब करना चाहते हैं। दे आर आल्सो एबल टू वर्क, वो जॉब करने के लायक भी हैं। They are also ready to work at the present salary, वो present salary पर काम करने को तैयार हैं। If all these persons get the job, अगर इन सब पर्सन को जॉब मिल जाती है तो उसे कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट एक वो सिचुएशन है जिसमें लोग जॉब करना चाहते हैं, जॉब करने के लायक हैं और जो प्रेजेंट सैलरी पर जॉब करने को तैयार हैं, अगर इन सब लोगों को जॉब मिल जाती है तो उसे हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ये था आपका मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट की जो डेफिनेशन है उसमें सिर्फ लास्ट वाली जो लाइन है वो अगर आप चेंज कर दोगे तो डेफिनेशन अलग हो जाएगी। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट सिचुएशन इन विच पर्सन्स आर विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क, रेडी टू वर्क एट द प्रेजेंट सैलरी, बट जॉब इज नॉट अवेलेबल, दे डू नॉट गेट द जॉब, इट इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। And full employment is that particular situation in which all those persons who are willing to work, who are able to work, who are ready to work at the present salary, if all these persons get the job, it is known as full employment. Okay. एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है कीन्स, उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक थ्योरी दी थी और वो जो थ्योरी है वो इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन के नाम से फेमस है। इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, कीन्स का कहना यह था कि एक कंट्री के अंदर हम इनकम और आउटपुट डिटरमाइन कर सकते हैं, एक कंट्री के अंदर हम फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर सकते हैं अगर दो कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो जाए। अब वो दो कंडीशन कौन कौन सी हैं? एग्रीगेट डिमांड मस्ट बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई and saving must be equal to investment.
ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में है. अकॉर्डिंग टू कीन्स, income can be determined, output can be determined, full employment can be achieved when the two conditions are satisfied simultaneously. The first one is aggregate demand must be equal to aggregate supply and saving must be equal to investment. Okay, it is according to Keynes. But in general, what is full employment? Full employment is that situation in which all those persons who are willing to work, who are able to work, who are ready to work at the present salary, if all these persons get the job, it is known as full employment. Okay. Now we will discuss the type of unemployment. Voluntary unemployment. Now we will discuss next topic, that is type of unemployment. There are different type of unemployment like disguised unemployment, voluntary unemployment, seasonal unemployment, fractional unemployment, technological unemployment. There are different type of unemployment. Okay. As far as voluntary unemployment is concerned, voluntary unemployment is that type of unemployment in which a person is willing to work, he is able to work, job is available, but he is not ready to work at the present salary, he demands more salary, and company is not agree to pay more salary. That's why that person do not join the job and he remain unemployed. Such type of unemployment is known as voluntary unemployment. Voluntary unemployment वो unemployment होता है जिसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो जॉब करना चाहता है, विलिंग टू वर्क, वो जॉब करने के लायक भी है, एबल टू वर्क, और कंपनी उसको जॉब ऑफर कर रही है, लेकिन वो हाई सैलरी की डिमांड कर रहा है, वो प्रेजेंट सैलरी पर जॉब करने के लिए तैयार नहीं है. अगर कंपनी 25,000 सैलरी ऑफर कर रही है लेकिन वो सपोज 60,000 सैलरी की डिमांड करता है और कंपनी 60,000 सैलरी देने को तैयार नहीं है, कंपनी उसको जॉब ऑफर कर रही है लेकिन 25,000 सैलरी देने को तैयार है, वो पर्टिकुलर पर्सन 25,000 सैलरी पर काम करने को तैयार नहीं है, वो हाई सैलरी की डिमांड कर रहा है 60,000 रुपए की, और कंपनी 60,000 देने को तैयार नहीं है, कंपनी जॉब ऑफर कर रही है लेकिन 25,000 सैलरी देगी, वो इस प्रेजेंट सैलरी पर वो जॉब करने के लिए वो इंसान तैयार नहीं है, इसलिए उस पर्टिकुलर पर्सन ने वो जॉब ज्वाइन नहीं की क्योंकि उसको लगता है कि सैलरी लो है, तो वो पर्सन अनएम्प्लॉय रह जाएगा, उसे कहते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. सो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट टाइप ऑफ सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क, he is able to work, job is also available for him, but he is not ready to work at the present salary, he demand more salary, company is not ready to give more salary, so he do not join the job and he remain unemployed. Such type of unemployment is known as voluntary unemployment. Okay, next one is disguised unemployment. Disguised unemployment is that type of unemployment in which more persons are engaged in any economic activity than the required person. It is known as disguised unemployment. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं. सपोज एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कोई एक पर्टिकुलर फील्ड है
उस फील्ड में 5 वर्कर की रिक्वायरमेंट है। 5 जो वर्कर्स हैं वो इस पर प्लफिंग कर सकते हैं या फिर इरिगेशन का काम कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर फील्ड में मैक्सिमम 5 वर्कर काम कर सकते हैं। ओके, सपोज एक वर्कर अगर काम करता है तो टोटल प्रोडक्शन है सपोज 2। सेकंड वर्कर काम करने आया तो प्रोडक्शन हो गया सपोज 6। थर्ड वर्कर काम करने आए तो प्रोडक्शन हो गया 10। ओके, फोर्थ वर्कर काम करने आए तो प्रोडक्शन हो गया 13 और फिफ्थ वर्कर काम करने आए तो प्रोडक्शन हो गया 15। इट मींस जैसे वर्कर इंक्रीज हो रहे हैं तो प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है। यानी हर वर्कर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। हर एक्स्ट्रा वर्कर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, इस वजह से प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट वर्कर ने कंट्रीब्यूट किया 2 का, ये कहलाएगी फर्स्ट वर्कर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। सेकंड वर्कर आया तो टोटल प्रोडक्शन 2 से 6 हो गया। इसका मतलब सेकंड वर्कर ने कंट्रीब्यूशन किया, सब कितना कंट्रीब्यूशन किया, 4 का। फर्स्ट वर्कर जो है वो 2 सपोज 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो फर्स्ट वर्कर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 2 होगी। सेकंड वर्कर जो है आया तो प्रोडक्शन 2 से 6 हो गया। इसका मतलब सेकंड वर्कर जो है वो 4 का कंट्रीब्यूट कर रहा है। सेकंड वर्कर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 4 है। थर्ड वर्कर आया तो उसके आने से प्रोडक्शन 6 से 10 हो गया। इसका मतलब थर्ड वर्कर की प्रोडक्टिविटी भी 4 है। एक एक्स्ट्रा वर्कर आने से प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ, जितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहलाती है। द फोर्थ वर्कर आया तो प्रोडक्शन 10 से 13 हो गया। इसका मतलब प्रोडक्शन 3 इंक्रीज हो गया। यानी फोर्थ वर्कर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है, 3 है। जब फिफ्थ वर्कर आया तो प्रोडक्शन 13 से 15 हो गया। इसका मतलब फिफ्थ वर्कर जो प्रोडक्शन के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो 2 कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी कि फिफ्थ वर्कर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है, 2 है। 6 वर्कर आता है तो प्रोडक्शन 15 का 15 रहा। इसका मतलब 6 वर्कर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है, 0 है। यानी 6 वर्कर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। ओके, तो जो 6 वर्कर जो है वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। सपोज 7 वर्कर आया तो प्रोडक्शन उल्टा जो है 15 से 12 हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गया। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि 7 वर्कर भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। 7 वर्कर के आने से प्रोडक्शन 15 से 12 हो गया, उल्टा प्रोडक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इट मींस 6 वर्कर भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। 6 वर्कर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है। जो 6 वर्कर है उसके आने से प्रोडक्शन 15 से 15 रहा। इसका मतलब 6 वर्कर के आने से प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ। इट मींस 6 वर्कर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है। और 7 वर्कर आने से प्रोडक्शन कम हो गया। इट मींस 7 वर्कर और प्रोडक्शन को डिक्रीज कर रहा है। यानी 6 और 7 वर्कर कोई काम नहीं कर रहे। ये 6 और 7 वर्कर जो है वो सरप्लस वर्कर है ना। कंपनी में सपोज उस फील्ड के अंदर 5 वर्कर की जरूरत है, लेकिन 7 वर्कर काम कर रहे हैं। 2 वर्कर जो है वो एक्स्ट्रा हैं और 2 वर्कर जो एक्स्ट्रा है वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। 6 और 7 वर्कर जो है वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। 6 वर्कर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है और 7 वर्कर उल्टा प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहे हैं। इट मींस 6 और 7 ये 2 ऐसे वर्कर हैं जिनको हम सरप्लस वर्कर कहते हैं और जो एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो इनको फिर एग्रीकल्चर सेक्टर से निकाल दिया जाता है, तो ये अनएम्प्लॉय हो जाते हैं। उसे कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एक वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसके अंदर जितने वर्कर की जरूरत है ना, जितने एक्चुअल वर्कर की जरूरत है, अगर उससे ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, जितने एक्स्ट्रा वर्कर काम कर रहे हैं, जो सरप्लस लेबर हैं, जो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर, उन एक्स्ट्रा वर्कर को निकाल दिया जाता है। अगर उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है, वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, उनको निकाल दिया जाता है। उसे कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। So disguised unemployment is that type of unemployment in which number of workers are more than the required number of workers. These extra workers do not contribute in the production. These are the surplus labor. They leave the job and they become unemployed. Such type of unemployment is known as disguised unemployment.
ये सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं, इंडस्ट्री के अंदर भी हो सकता है। ओके जितनी वर्कर की रिक्वायरमेंट है ना, अगर एक्चुअल वर्कर उससे ज्यादा है तो जितने वर्कर एक्स्ट्रा हैं जो कुछ प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, उन वर्कर को निकाल दिया जाता है, उसे कहते हैं वो अनएम्प्लॉय हो जाते हैं, उसे कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच actual number of workers are more than the required number of workers. These extra or surplus workers do not contribute in the production, so they become unemployed and they leave the job. They become unemployed. Such type of unemployment is known as disguised unemployment. Next one is frictional unemployment. Frictional unemployment. Frictional unemployment is a temporary unemployment in which a person leave his job due to any reason and he remain busy in searching new job. Suppose after 2 months or 3 months he get new job. During these 2 or 3 months in which he was searching the job, he remain unemployed for the 2 months, for the 3 months. Such type of temporary unemployment is known as frictional unemployment. Okay, frictional unemployment जो है वो एक temporary unemployment होता है जो for the time being के लिए 2 या 3 महीने 4 महीने के लिए हो सकता है, short term के लिए होता है। इस frictional unemployment में ये होता है कि कोई particular person suppose जॉब कर रहा है, suppose कोई एक particular person है वो टाटा स्टील इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है और टाटा स्टील इंडस्ट्री में वो जॉब कर रहा था ऑलरेडी, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो इस कंपनी को वो छोड़ देता है। सपोज 1 जनवरी 2005 में उस पर्टिकुलर पर्सन ने टाटा स्टील इंडस्ट्री को छोड़ दिया, अब वो अनएम्प्लॉय हो गया। उसके बाद वो सपोज न्यू जॉब सर्च करता है। ओके सपोज 1 मार्च 2005 में उसको रिलायंस कंपनी के अंदर जॉब मिल जाती है, नई न्यू जॉब मिल जाती है। ओके अब वो 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक वो अनएम्प्लॉय रहा। तो 1 जनवरी में उसने टाटा स्टील इंडस्ट्री में जॉब छोड़ी थी, उसके बाद जनवरी के महीने में जॉब सर्च करता रहा, फरवरी के महीने में जॉब तलाश करता रहा, मार्च में उसको जॉब मिल गई, 1 मार्च में उसने रिलायंस कंपनी ज्वाइन कर ली। इट मीन्स जनवरी और फरवरी 2 महीने वो जॉब सर्च कर रहा था, 2 महीने वो अनएम्प्लॉय था। इन 2 महीने वो अनएम्प्लॉय था, उसे कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जिन 2 महीने वो अनएम्प्लॉय रहा, जिन 2 महीने में वो नई जॉब तलाश कर रहा था और 2 महीने तक वो अनएम्प्लॉय रहा और सपोज 2 महीने बाद उसको जॉब मिल जाती है, लेकिन जिन 2 महीने वो अनएम्प्लॉय रहा और वो जॉब तलाश कर रहा था, इन 2 महीनों में जो वो अनएम्प्लॉय रहा उसे कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके तो फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। आजकल कुछ लोग क्या करते हैं कि एकदम जॉब नहीं छोड़ते। सपोज किसी जगह कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जॉब कर रहा है और वहाँ की वर्किंग कंडीशन से वो सेटिस्फाई नहीं है, या उसको लगता है कि सैलरी काफ़ी कम है और वो सपोज कहीं और जॉब करना चाहता है, तो आजकल ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर एज इट इज़ जॉब करते रहते हैं और दूसरी जगह वो जॉब तलाश करते रहते हैं। वो फर्स्ट कंपनी को छोड़ते नहीं है और सेकंड कंपनी और थर्ड कंपनी में जॉब तलाश करते रहते हैं। जब उन्हें किसी दूसरी जगह अच्छी जॉब मिल जाती है तब वो जो है वो फर्स्ट कंपनी छोड़कर फौरन सेकंड कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस केस के अंदर फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होगा जब एकदम किसी भी रीजन की वजह से कंपनी ने एकदम आपको निकाल दिया एट रैंडम, या किसी भी रीजन की वजह से कोई डिस्प्यूट हो गया तो आपने एकदम कंपनी छोड़ दी, उसके बाद फिर नई जॉब तलाश करने में लग गए और नई जॉब तलाश करने में 2 या 3 महीने लग गए, उसके बाद आपको नई जॉब मिल गई, लेकिन 2 या 3 महीने आप खाली रहे, अनएम्प्लॉय रहे, उसे कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके
नेक्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एक वो अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो ऑफ सीजन में अनएम्प्लॉय हो जाता है। जैसे सपोज कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है, वो सिर्फ और सिर्फ जैकेट बनाती है, और जैकेट का जो प्रोडक्शन है वो नवंबर में स्टार्ट होता है, और सपोज मार्च तक उसका प्रोडक्शन चलता है। मार्च में विंटर सीजन खत्म हो गया, अब अप्रैल से जो है वो कंपनी जो है वो बंद हो जाती है, प्रोडक्शन बंद कर देती है जैकेट का। ओके, अब अप्रैल से अक्टूबर तक वो कंपनी सपोज प्रोडक्शन जैकेट का बंद कर देती है, और जो लोग काम करते हैं उस कंपनी के अंदर वो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो है वो फिर वो अनएम्प्लॉय हो जाते हैं, क्योंकि ऑफ सीजन आ गया, गर्मी आ गई। अब अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक वो ऑफ सीजन में वो लोग अनएम्प्लॉय हो गए, तो उसे कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दोबारा से विंटर सीजन आएगा, फिर दोबारा से नवंबर से उनको फिर जॉब मिल जाएगी उसी कंपनी के अंदर, फिर वो नवंबर से मार्च तक वो काम करेंगे। इट मीन्स अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो ऑफ सीजन के अंदर जो है वो उसका जॉब चली जाती है, फिर दोबारा से उसको भी बुला भी सकते हैं उसको, लेकिन ऑफ सीजन में उसकी जॉब चली गई, उसे कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। पहले ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत कॉमन था। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पहले लोग फार्मर्स पूरे साल में एक क्रॉप्स कल्टीवेट किया करते थे। सपोज उन्होंने 8 महीने वो एक क्रॉप्स कल्टीवेट की, और उसके बाद फिर 4 महीने वो खाली रहे, और फिर अगले 4 महीने बाद दोबारा से फिर वही फसल उगाएंगे। तो 12 महीने में से 8 महीने वो एक फसल उगा रहे हैं, और फिर उसके बाद 4 महीने वो खाली हैं, सीजन ऑफ हो गया, तो उसे भी कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन अब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया है, क्योंकि फार्मर्स जो हैं वो अब मल्टीपल क्रॉप सिस्टम यूज कर रहे हैं, और मल्टीपल क्रॉप सिस्टम के अंदर वो एक साल में 3 या 4 क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं डिफरेंट सीजन्स में। सपोज पहले वीट कल्टीवेट कर लिया, उसके बाद राइस कल्टीवेट कर लिया, फिर सपोज वेजिटेबल्स कल्टीवेट कर ली, फिर शुगर केन कल्टीवेट कर लिया। इस तरह से वो अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं। अब वो पूरे साल बिजी रहते हैं, तो अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑलमोस्ट खत्म सा हो गए। Okay, so seasonal unemployment is that type of unemployment in which a person become unemployed during the off season. It is a temporary unemployment. Next one is technological unemployment. एक्चुअली न्यू टेक्निक और मॉडर्न मशीन यूज करने से जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज भी होती हैं, और इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाता है। इसका ये एक नेगेटिव इफेक्ट ये भी है, न्यू टेक्नोलॉजी मॉडर्न मशीन यूज करने का एक नेगेटिव इफेक्ट ये भी है कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज भी हो सकता है। नो डाउट अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी मॉडर्न मशीन यूज कर रहे हैं तो न्यू अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी। जो यंग लोग हैं जिनको जो न्यू टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करना चाहते हैं उनको जॉब मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। अब अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हो सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सपोज कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है, और वो पर्टिकुलर कंपनी जो है वो अपने यहाँ जो है सिर्फ और सिर्फ एक टाइपराइटर यूज करती थी, और सारा काम जो है वो एक टाइपराइटर पर किया जाता था। सारा स्टाफ टाइपराइटर पर ही जो है टाइपिंग किया करता था। अब उस कंपनी ने सपोज जो है वो सारे टाइपराइटर को हटाकर जो है वो लैपटॉप और कंप्यूटर लिया है। अब उस कंपनी का जो ओल्ड स्टाफ है वो कंप्यूटर नहीं जानता। उस कंपनी का जो ओल्ड स्टाफ है वो सब कंप्यूटर को ऑपरेट करना, रन करना, लैपटॉप को चलाना नहीं जानता। तो अब उस कंपनी ने उस ओल्ड स्टाफ को निकाल दिया, और उनकी जगह पर जो है वो नया स्टाफ ले आई जो कंप्यूटर जानते हैं, जो लैपटॉप को रन करना, MS ऑफिस और MS वर्ड और टैली जानते हैं, प्रोग्रामिंग जानते हैं, उन लोगों को उसने अपॉइंट कर लिया। अब इसमें क्या है कि पहले जो मैनुअल टाइपिंग करते थे, टाइपराइटर से टाइपिंग करते थे, जो कुछ लोग मैनुअल रजिस्टर पर हाथ से अकाउंट मेंटेन करते थे। पहले लोग बाग हाथ से अकाउंट मेंटेन करते थे और मैनुअल टाइपिंग करते थे टाइपराइटर से। पहले अकाउंट मेंटेन करने के लिए 10 लोग थे जो रजिस्टर के अंदर लेजर बनाते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे,
ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते थे, 10 लोग मिलकर जो है वो पहले रजिस्टर पर जो है अकाउंट मेंटेन किया करते थे। अब जो है कंपनी ने सपोज लैपटॉप परचेस कर लिया, अब कंपनी जो है वो एक सॉफ्टवेयर है टैली, उस टैली के जरिए अब वो कंपनी जो है वो अकाउंट मेंटेन करती है। अब सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन है जो उस टैली के जरिए जो है वो पूरे कंपनी के अकाउंट बना देता है। तो जो पर्टिकुलर पर्सन टैली के जरिए अकाउंट बना देता है उसको तो जॉब मिल गई, लेकिन जो 10 लोग जो पहले काम कर रहे थे अब वो 10 लोग निकल गए। क्या 10 लोगों का काम एक अकेला इंसान कर लेगा, टैली के जरिए कर लेगा। यही जनरल पास करेगा, ये पर्टिकुलर पर्सन यही पहले टैली के में कंपनी क्रिएट करेगा, ये एंट्रीज पास करेगा, यही अकाउंट मेंटेन करेगा, बैलेंस शीट मेंटेन कर लेगा, सारा काम अकेला एक पर्सन कर लेगा। और वर्क काम जो होगा टैली के जरिए कम से कम वर्क में एक्यूरेट काम होगा, बैलेंस शीट पे टैली कर जाएगी। तो अब ये 10 लोग जो पहले मैनुअल काम करते थे, 10 लोग पहले रजिस्टर के अंदर अकाउंट मेंटेन करते थे, अब वो 10 लोग निकल गए और उसकी जगह पर एक इंसान आ गया जो टैली से अकाउंट मेंटेन कर रहा है ना। इसका मतलब न्यू टेक्नोलॉजी करने से एक इंसान को जॉब मिल गई, लेकिन उसकी जगह पर 10 लोग जो है वो निकल गए, जो न्यू टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करना नहीं जानते, जो न्यू मशीन्स को रन करना नहीं जानते, वो लोग जो है हम निकल गए, तो वो अनएम्प्लॉय हो गए। उसे कहते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, गवर्नमेंट सेक्टर में ये बहुत कम होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम, ना के बराबर होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि जो ओल्ड स्टाफ है, जो सपोज टैली नहीं जानता या न्यू टेक्नोलॉजी मॉडर्न मशीन नहीं जानता, तो गवर्नमेंट जो है वो ओल्ड स्टाफ को जो है वो जो लोग न्यू टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करना रन करना नहीं जानते, उन ओल्ड स्टाफ को गवर्नमेंट जो है वो ट्रेनिंग देती है, या तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग देती है। उस ट्रेनिंग में उन ओल्ड स्टाफ को वो न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू मशीन्स और सॉफ्टवेयर वो सिखाती है। उसके बाद जब वो सीख जाते हैं फिर उन्हीं ओल्ड स्टाफ से वो जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी की हेल्प से काम करवाती है। तो ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर में ये होता है कि ओल्ड स्टाफ को निकाला नहीं जाता। पर कुछ प्राइवेट कंपनीज के अंदर भी ऐसा होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग के जरिए वो एम्प्लॉयज़ की इफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ट्रेनिंग और वर्कशॉप के जरिए वो एम्प्लॉयज़ न्यू टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करना सीख लेते हैं, फिर वही ओल्ड स्टाफ जो है कंटिन्यू काम करता रहता है। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती है वो ये सोचती हैं कि हम ओल्ड स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे तो 5-6 महीने तक वो ट्रेनिंग में सीखते रहेंगे, तो काम कब करेंगे? 5-6 महीने तक काम ही नहीं हो पाएगा फिर हमारा। और प्लस फिर जो ट्रेनिंग देगा, जो ट्रेनर होगा जो ट्रेनिंग देगा वो अलग पैसे लेगा, उसको भी कंपनी देगी पैसे। और 5-6 महीने तक ये लोग कोई काम नहीं करेंगे, फ्री की सैलरी देना पड़ेगी, उल्टा इनको काम सिखाना पड़ेगा, फिर 5-6 महीने तक काम करेगा कौन? तो इसलिए कभी कभी कुछ कंपनी ऐसी होती हैं वो ये सोचती हैं कि जो ओल्ड स्टाफ है, जो न्यू टेक्नोलॉजी को मॉडर्न मशीन को ऑपरेट नहीं कर पाता और हम अब मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, तो इसलिए वो ओल्ड स्टाफ को निकाल देते हैं जो न्यू टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मशीन को ऑपरेट नहीं कर पाता, तो वो लोग निकल जाते हैं। उसे कहते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, ये था आपका टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। ओके, एक और पॉइंट है इसके अंदर, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अब ये अंडर एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? ये एक सेपरेट टॉपिक है आपको। अंडर एम्प्लॉयमेंट ये अनएम्प्लॉयमेंट की काइंड नहीं है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट इज दैट सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज ऑलरेडी डूइंग द जॉब बट हिज नेचर ऑफ जॉब इज नॉट इक्विवेलेंट टू हिज क्वालिफिकेशन. His nature of job is not matched to his knowledge. The nature of job is below his qualification, but he is still doing the work at a very low salary. Such type of situation is said to be underemployment.
अंडर एम्प्लॉयमेंट एक वो सिचुएशन है जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन जॉब कर रहा है, लेकिन जो नेचर ऑफ वर्क है, जो उसकी जॉब है, वो उसकी क्वालिफिकेशन से काफी बिलो है। उसकी जो स्किल है, जो उसकी इफिशिएंसी है, जो उसकी नॉलेज है, जो उसकी क्वालिफिकेशन है, उससे नेचर ऑफ जॉब बहुत ही बिलो है। लेकिन वो मजबूरन वो जॉब कर रहा है क्योंकि उसको कहीं और जॉब अच्छी नहीं मिल पा रही, इसलिए मजबूरन वो वहां पे काम कर रहा है। उसे कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो एमकॉम करे हुए हैं, मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन कर चुके हैं। सपोज वो पर्सन जो है वो पीएचडी कर चुके हैं, एमकॉम के बाद पीएचडी कर चुके हैं। सपोज वो जीआरएफ क्वालिफाई है, वो कई पेपर अपने पब्लिश कर चुके हैं न्यूज़पेपर के अंदर। इसका मतलब वो हाईली क्वालिफाइड है, सब्जेक्ट कमांड भी है, वो एज ए लेक्चरर के लिए डिजर्व करते हैं, एज ए लेक्चरर। लेकिन उनको एज ए लेक्चरर जॉब नहीं मिल पा रही। अनफॉर्चुनेटली वो किसी एक स्कूल में प्राइमरी टीचर की जॉब कर रहे हैं, और प्राइमरी टीचर में वो फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हालांकि उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो बीकॉम एमकॉम करे हुए हैं, पीएचडी कर चुके हैं, जीआरएफ नेट क्वालिफाई हैं, पेपर पब्लिश कर चुके हैं, वो हाईली क्वालिफाइड हैं, वो एज ए लेक्चरर के लिए एलिजिबल हैं, वो बीकॉम एमकॉम के लोगों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं, उनकी जो क्वालिफिकेशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको लेक्चरशिप की जॉब नहीं मिल रही। अब उनको एक प्राइमरी टीचर की जॉब मिल गई जिसमें वो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नो डाउट वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो नेचर ऑफ जॉब है वो उनकी क्वालिफिकेशन से काफी बिलो है। उनकी नेचर ऑफ जॉब जो है वो क्वालिफिकेशन से मैच नहीं कर रही। तो इस तरह की जो एम्प्लॉयमेंट को क्या कहेंगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट। ओके, कभी कभी इंसान सोचता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। वो इंसान सोचता है कि भाई मुझे ऐसे लेक्चरर जॉब नहीं मिल पा रही, अब मैं खाली हूँ, अनएम्प्लॉय हूँ, फ्रस्ट्रेशन होगा, खाली बैठे रहूँगा, और इसमें लोग भी कहेंगे कि काफ़ी टाइम से अनएम्प्लॉय हो, कहीं जॉब भी नहीं मिल पा रही है, खाली रहने से अच्छा है कि लाओ कहीं जॉब कर लेते हैं जो भी मिल रही है, बाद में जब अच्छी जॉब मिल जाएगी तो फिर उसको छोड़ देंगे पहले वाली को। ये सोचकर कभी कभी लोग जो है वो ऐसी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं जिसका नेचर ऑफ वर्क जो होता है वो उनकी क्वालिफिकेशन से बिलो होता है, जिसका नेचर ऑफ वर्क जो होता है वो उनकी क्वालिफिकेशन से मैच नहीं करता। इस टाइप के एम्प्लॉयमेंट को कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इज दैट टाइप ऑफ सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज ऑलरेडी डूइंग द जॉब बट हिज नेचर ऑफ जॉब but his work is not equal to his qualification. His nature of job is below his qualification. His nature of job is less than his knowledge. Such type of employment is said to be under employment. Okay, so today I discuss the meaning of unemployment, meaning of full employment, type of unemployment, and under employment. Okay, in next video I will discuss the next topic of this chapter, that is causes of unemployment. Okay, thank you.